साथियों नमस्कार। धरतीपुत्र फाउंडेशन में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम बताए थे आपको पहले भी कि धरतीपुत्र फाउंडेशन एक विचार है, एक मिशन है और इससे सब लोग जुड़िए, सहयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको सेंड करिए ताकि इसका लाभ सबको मिल सके, उनको भी मिल सके जो बड़े शहरों से दूर हैं, जो दिल्ली से दूर हैं, जो लखनऊ से दूर हैं, जो इलाहाबाद से दूर हैं, जो गांव गिराव में बैठे लोग हैं, उनको भी आप सेंड करिए, बताइए। और आज हम आपको बताने चल रहे हैं एग्रीकल्चर पीजीटी 2021 का जो पेपर हो चुका है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं और विस्तृत सॉल्व करेंगे। चारों ऑप्शन के बारे में बताएंगे, उसका आंसर बताएंगे। जो आंसर बताएंगे आपको, जो उसका उत्तर बताएंगे हम, वो ऑथेंटिक होगा, अच्छी बुकों से होगा, वो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर से भी हो सकता है। जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं, एग्रीकल्चर के जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है, वहां से आंसर आपको मिलेगा। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि मक्के में परागण का ढंग या तरीका है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मक्के में जो परागण होता है वो किस तरीके से होता है। पहला ऑप्शन दिया है आपको स्वपरागण, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि क्या ये स्वपरागित जो है तरीके से मक्के में परागण होता है, या लिखा है वानस्पतिक प्रजनन, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्या ये वानस्पतिक द्वारा इसका जो है प्रजनन होता है। कह रहा है पर परागण, मतलब पर परागण, पर मतलब होता है दूसरा, दूसरे के माध्यम से परागण। और चौथा क्वेश्चन बता रहा है, ऑप्शन बता रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप किसी क्वेश्चन का आंसर कब दे पाएंगे? जब चारों ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी होगी, नहीं तो आप तुक्का फिकेशन लगाएंगे। तो इसका ऑप्शन होगा, सही उत्तर इसका होगा पर परागण। सही उत्तर क्या होगा इसका? पर परागण होगा। और चलिए, सही उत्तर क्या होगा इसका? पर परागण। अब क्वेश्चन आता है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है, क्या है? जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो किन किन फसलों में होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है गेहूं में, व्हीट में, जौ में, जौ में होता है, टमाटर में होता है। इन फसलों में स्वपरागण होता है। वानस्पतिक प्रजनन जो है वो आलू में होता है। ये प्रोपोगेशन, आलू को देखिए काट के उसके तने को क्या लगा दिया जाता है और उससे फसल तैयार होती है। पर परागण जो मक्का है उसमें क्या होता है? पर परागण होता है। और किसमें किसमें पर परागण होता है? कौन कौन सी फसलें हैं? पहला है मक्का, दूसरा है प्याज, इसमें पर परागण की प्रक्रिया होती है। अब क्वेश्चन मक्के से क्या क्या आता है, परागण से रिलेटेड जो है मक्के से क्या क्या क्वेश्चन आता है, ये आप जान लीजिए। आपसे क्वेश्चन और भी पूछता है कि ये तो आ ही गया कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो क्वेश्चन एक और बनता है कि पर परागण की प्रक्रिया जो है, क्रॉस पॉलिनेशन जो होती है, उसमें क्वेश्चन मक्के से आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले नर और मादा भाग में, किस भाग में? नर और मादा भाग में सबसे पहले मक्के का कौन सा पार्ट बाहर निकलता है, मेल पार्ट या फीमेल पार्ट? क्वेश्चन यहां से आता है, मेल पार्ट या फीमेल पार्ट। मेल पार्ट निकलता है या फीमेल पार्ट? आप मक्के का पौधा देखे होंगे गांव में, ऐसे होता है।
और ये जो बाली होती है, जो आप भुट्टा खाते हैं नहीं मक्का का, ये ऐसे बाल हेयर निकला होता है, और एक यहाँ ऊपर होता है, इस तरह बना होता है। ऐसे होता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि नर और मादा, मेल और फीमेल पार्ट में मक्के में सबसे पहले कौन सा बाहर निकल के आता है? तो ये जो फीमेल मेल वाला पार्ट है, नर वाला भाग, ये ऊपर, इसको टेसल कहते हैं। ये जो पोर्शन है टेसल है, यहाँ से परागण क्या होते हैं, यहाँ गिरते हैं इस पे। ये जो बाल जैसी संरचना होती है, ये फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मक्के में मेल फीमेल पार्ट में सबसे पहले कौन सा बाहर निकलता है प्लांट पे? तो सबसे पहले जो है, पहले मेल पार्ट आता है, उसके बाद में फीमेल पार्ट आता है। और क्वेश्चन आता है कि मक्का किस प्रकार का प्लांट है? मोनोसियस प्लांट है। किस प्रकार का प्लांट है? मोनोसियस। मक्का जो है मोनोसियस प्लांट है। मोनोसियस और डायोसियस दो टाइप के प्लांट होते हैं। तो जो मोनोसियस प्लांट होता है, एक ही पौधे के दो अलग अलग स्थान पर मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। देखिए मक्के में क्या है, यहां मेल यहां है, फीमेल यहां है। ये किसका उदाहरण है? मोनोसियस का। ये हम कह सकते हैं कि जब जिन पौधों में, वो पौधे मोनोसियस कहलाते हैं कि जिनमें एक ही पौधे पे दो विभिन्न स्थानों पे मेल और फीमेल पार्ट उपस्थित हों, उसे मोनोसियस कहते हैं। और डायोसियस किसे कहा जाता है? मेल और फीमेल अलग अलग पौधों पर हों, एक पौधे पे नहीं, अलग अलग पौधों पर। मतलब एक पौधा हो, उस पे मेल पार्ट आता हो, और दूसरा पौधा हो, उस पे फीमेल पार्ट आता हो, उसे कहा जाता है डायोसियस। जैसे डायोसियस का उदाहरण है पपीता। डायोसियस का उदाहरण क्या है? पपीता है, पपीते का पौधा, और खजूर। ये किसका उदाहरण है? डायोसियस का। मोनोसियस के उदाहरण कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे आपका है कद्दू, कद्दू है, और कौन है? खरबूजा है, खरबूज है, मक्का। ये सब कैसे हैं? मोनोसियस है। मोनोसियस और डायोसियस से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहीं बढ़ नहीं रहा भाई। चलिए क्वेश्चन दूसरा लिख रहा है, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि आने वाले कुल सौर विकिरण को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को कहते हैं। जो सौर विकिरण आती है, मतलब जो सूर्य से किरणें आती हैं, जो सौर विकिरण से किरणें आती, सूर्य से किरणें आती हैं, कह रहा है कि वह कौन सा यंत्र है जो उस किरणों को, उनके विकिरण को मापता है। तो वो है पाइरोनोमीटर। देखिए पहला कह रहा है टेंसियोमीटर। ऑप्शन में क्या क्या है, आपसे क्या क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है टेंसियोमीटर, दूसरा है फोटोमीटर, तीसरा है पाइरोनोमीटर, चौथा है टैकोमीटर। अब देखिए टेंसियोमीटर का काम है मृदा में जल तनाव को, ये मृदा में जल तनाव का पता लगाता है। मृदा में जल तनाव, मृदा में जल तनाव, इससे पता चलता है। और इसकी रीडिंग जो होती है, जब शुष्क, जितना शुष्क मिट्टी होगी इसकी रीडिंग उतनी ज्यादा होगी, और जब मिट्टी में नमी होगी तो इसकी
रीडिंग कम होगी। और कह रहा फोटोमीटर, फोटोमीटर से क्या करते हैं, प्रकाश की तीव्रता नापते हैं, प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है। और पायरोनोमीटर से जो है क्या मापा जाता है, सौर विकिरण मापा जाता है। पायरोनोमीटर से क्या मापा जाता है, सौर विकिरण मापा जाता है। और टैकोमीटर से आरपीएम नापा जाता है। आरपीएम आप गाड़ी में देखते होंगे, मोटरसाइकिल में, कार में, जिससे आप स्पीड देखते हैं कि हम कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, वो किससे मापा जाता है, आपका टैकोमीटर से। तो इसका आंसर क्या सही होगा, पायरोनोमीटर। ये ऑप्शन सही है, तीसरा, इसका तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन सही है, पायरोनोमीटर। फिर कह रहा है रोपण की किस विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में 81% ज्यादा पौधे लगते हैं। जब पौधरोपण होता है, जब आप बाग लगाते हैं, जैसे आम की बाग लगा रहे हैं, अमरूद की बाग लगा रहे हैं, पपीता लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं आप, तो पूछता है, किसान चाहता है, जब आप व्यापारिक खेती करते हैं तो किसान चाहता है कि 1 हेक्टेयर में ज्यादा से ज्यादा पौधे क्या करें, लगें, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगे। कब लगेंगे, जब पौधों की संख्या इसमें बढ़ेगी। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 81% पौधे अधिक, 81% पौधे कौन सी ऐसी विधि है जिसमें लगते हैं। देखिए, पहला कह रहा है पंचकोणीय विधि, दूसरा कह रहा है खटकोणीय विधि, तीसरा कह रहा है त्रिभुजाकार विधि, चौथा कह रहा है आयताकार विधि। और किसके सापेक्ष पूछ रहा है, वर्गाकार विधि के सापेक्ष पूछ रहा है कि जो वर्ग होता है, जो वर्गाकार हम प्लांटेशन करते हैं, पौधरोपण करते हैं, उसकी अपेक्षा 81% अधिक प्लांटेशन किस प्रकार, किस मेथड से हम प्लांटेशन करें कि लगेगा। तो देखिए, जो पंचकोणीय है तो इसकी तुलना आपको किससे करना है, वर्गाकार से करना है। ठीक है, वर्गाकार से इसकी तुलना करना है। तो इसमें जो 81% अधिक है, ये इसके अपेक्षा इसमें 25% अधिक पौधे लगते हैं। ठीक है, इसमें जो है 81% पौधे अधिक लगेंगे, त्रिभुजाकार में 15% पौधे अधिक लगते हैं, और आयताकार में 10 से 18% पौधे कम लगते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या सही होगा, दूसरा सही होगा, खटकोणीय विधि। इसको हेक्सागोनल, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हेक्सागोनल मेथड कहा जाता है। हेक्सागोनल मेथड में जो है वर्गाकार विधि की अपेक्षा 81% अधिक पौधे लगते हैं। जो हेक्सागोनल विधि होती है, आप शांति से पढ़ नहीं रहे हैं, क्वेश्चन कैसे हम हल कराएंगे। ठीक है, तो हेक्सागोनल जो विधि है उसमें कितना परसेंट, वर्गाकार की अपेक्षा 81% अधिक पौधे लगते हैं। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, कह रहा भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन हैं। भारत में किसके, भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक पूछ रहा है क्वेश्चन। डीके एस्टीन, ईजे बटलर, स्टाउट और इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दूसरा आंसर होगा इसका, क्या होगा, ईजे बटलर। ठीक है, ईजे बटलर को क्या कहा जाता है, भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है। ईजे बटलर के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि जब वैज्ञानिकों के बारे में आप जान रहे हैं तो उनके बारे में जान लीजिए। इन्हें जो है IARI के पहले ये डायरेक्टर रहे हैं। पहले क्या रहे, डायरेक्टर, निदेशक।
IAR के पहले क्या रहे हैं, ये निदेशक रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, पूछ लेगा इस। और जैसे आप सोच रहे हो कि ये विदेशी हैं तो भारतीय पादप रोग विज्ञान के कैसे जनक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि विश्व में जो है पादप रोग विज्ञान का जनक कौन है। एंटोन डिबेरी। कौन है? एंटोन डी बेरी। एंटोन डिबेरी को वर्ल्ड प्लांट पैथोलॉजी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन, अब जनक की ही बात आई है तो कुछ जनक और जान लीजिए। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? क्यों? जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकता का। मेंडल को कहा जाता है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। हाँ हाँ, मटर पे इन्होंने रिसर्च किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक EJ बटलर, और विश्व में पादप रोग विज्ञान के जनक एंटोन डी बेरी है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि गाय के दूध का अपवर्तनांक सूचकांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर होता है। ये क्या कह रहा है? इसका अपवर्तक सूचकांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है? किसका? गाय के दूध का। किसके दूध का? गाय के दूध का। देखिए 1 पॉइंट ये जान लीजिए, चाहे वो गाय का दूध हो या किसका हो, भैंस का दूध हो, क्वेश्चन ही गाय और भैंस से ही आता है। और ये दूध की शुद्धता बताता है। ठीक है, ये क्या बताता है? दूध की शुद्धता बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है इसको। ये दूध की शुद्धता बताता है। अब ये ऑप्शन आपका है 1.538, 1.344, 2.344, 2.538। इसका मतलब लास्ट की डिजिट ये दोनों सेम है। क्यों? है ना? और लास्ट की डिजिट ये दोनों सेम है ना? अब सबसे पहले जानिए सामान्य दूध का जो है कितना होता है। ये गाय का पूछ रहा है तो गाय का ऑप्शन है दूसरा, इसका सही होगा 1.344, क्योंकि ये दशमलव के 3 अंक बाद तक भी याद रखना आपको पड़ेगा। और भैंस का कितना होता है? 1.345। ठीक है, भैंस का कितना होता है? 45 से 1.350 तक। ठीक है, इसका होता है 1.348 तक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये जो है ये किसका है? बकरी का नहीं, हीरा का है। इतना ज्यादा नहीं होगा, ये हीरा का है। ठीक है, ये किसका है? कांच का है। ठीक है, ये तत्वों के हैं। इस और अब बहुत ज्यादा है ना, है कि नहीं? जो कांच की गिलास बनती है ये उसके जो है ये अपवर्तनांक है। जब और इससे क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? खेती में किसानों द्वारा सामान्य किस प्रकार का बीज प्रयोग किया जाता है? खेती में ये बार बार क्वेश्चन आता है आपसे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कह रहा है ये ऑप्शन 4 है, पहला क्या है? जनक बीज लिखा है, प्रमाणित बीज लिखा है, आधारी बीज लिखा है, और कौन सा लिखा है? नाभिकीय बीज लिखा है। जो जनक है उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ब्रीडर कहते नहीं, बहुत बड़ा जनक हुए हैं।
नहीं, लोग कहते हैं जनक मतलब जानकार, ठीक है। तो क्या है? ब्रीडर, ठीक है। ब्रीडर सीड, कौन सी सीड? ब्रीडर सीड। और प्रमाणित बीज, आप जाते हो ना अपनी सर्टिफिकेट क्या कराने, तो आप किसी जो गेस्टेड ऑफिसर के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? प्रमाणित कर दीजिए, मतलब इसको क्या कर दीजिए? सर्टिफाइड कर दीजिए कि हम ही हैं फला, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? सर्टिफाइड सीड। ये कौन सा है? आधारी बीज। आधार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फाउंडेशन कहा जाता है क्या? ये फाउंडेशन हो गया। और नाभिकी को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस सीड, ठीक। अब ये आप इसके बजाय इस भाषा में जानेंगे तो ज्यादा जो है जानकारी रहेगी आपके पास। तो कहता है कि किसानों में, खेती में किसानों द्वारा सामान्य किस प्रकार के बीज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए ये नाभिकी है, ये एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको। यन, ठीक, पहले क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस का क्या होगा? ये ब्रीडिंग होगी, ठीक है। और ब्रीडर के बाद क्या बनेगा? उसका फाउंडेशन तैयार होगा। और फाउंडेशन जब तैयार हो जाएगा तो गांव घर वाले आके बता देंगे कि घर तैयार हो गया भैया, खा पी के घर भोज करके उसका क्या कर दो? सर्टिफिकेट दे दो, उसको प्रमाणित कर दो। मतलब किसानों के बीच क्या कर दीजिए? प्रमाणित कर दीजिए। तो ये जो है ये वैज्ञानिकों के पास रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस सीड से क्या बनता है? ब्रीडर सीड बनता है। ब्रीडर सीड से क्या बनता है? फाउंडेशन सीड बनता है। और फाउंडेशन सीड से क्या बनता है? सर्टिफाइड सीड बनता है, ठीक है। तो इस, और जो मास किसानों के पास जो जाता है वो कौन सा होता है? सर्टिफाइड, जिसको क्या कहा जाता है? प्रमाणित बीज जो है वो किसान क्या करता है? अपने प्रयोग में लाता है। क्वेश्चन आपकी परीक्षा में क्या क्या आता है? क्वेश्चन आएगा यहां से, फाउंडेशन सीड का टैग का कलर कैसा होता है? सर्टिफाइड सीड के टैग का कलर कैसा होता है? और ब्रीडर सीड के कलर पूछेगा, सर्टिफाइड का, फाउंडेशन का, ठीक है। और न्यूक्लियस के सीड का कलर जो है अभी निश्चित नहीं है। तो आप ये जान लीजिए, जो ब्रीडर है कौन सा है? जनक, उसको क्या कहा जाता है? जनक ही कहा जाएगा ना ब्रीडर को, क्यों? वो गोल्डन कलर का होता है। किस कलर का होता है? जो ब्रीडर होता है वो कैसा होता है? गोल्डन कलर का होता है। और उसके बाद क्या है? प्रमाणित, मतलब सर्टिफाइड, ये ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। और ये कौन बचा? फाउंडेशन। फाउंडेशन किस कलर में लोग कराते हैं? व्हाइट कलर का, ठीक है। ये तीन कलर यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? टैग का कलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाएगा कि फाउंडेशन सीड के जो थैला होता है वो किस कलर का होता है। और एक चीज पूछा जाता है, ये जो टैग होते हैं उनकी साइज क्या होती है? किसकी साइज? टैग की साइज। देखिए जो ब्रीडर होता है वो टैग की साइज जो है वो होती है 12x6 सेंटीमीटर की, ठीक है। और इसकी होती है दोनों की 17x7.5, 17x7.17 नहीं 15, सॉरी, यही तो है। ये क्या होगा? 7.5 सेंटीमीटर का होता है। और जो ये सर्टिफाइड होता है ये दोनों का, फाउंडेशन का, ब्रीडर का हमने बता दिया, ये फाउंडेशन का हो गया। ये सर्टिफाइड की भी यही साइज होती है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया? इससे क्वेश्चन आएगा, हल कर लेंगे ना? कोई दिक्कत, परेशानी? क्या परेशानी बताइए?
बुखार हो गया तो दवा खाइए, और दवा से ना ठीक हो तो दुआ लीजिए। बुखार कब होता है? जब बददुआ लगती है। किसी की बददुआ तो नहीं लग गई आपको? और देखिए इससे क्या क्वेश्चन आता है ये जान लीजिए आप। एक फुल फॉर्म पूछता है, यहां पूछेगा एनएससी, क्वेश्चन यहां आता है एनएससी की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। नोट कर लीजिए 1900। एनएससी पूछता है नेशनल सीड कारपोरेशन, नेशनल सीड कारपोरेशन पूछता है। और बीज अधिनियम, सुनिए क्या हुआ, बीज अधिनियम कब लागू हुआ भारत में? ये क्वेश्चन आएगा पीजीटी में कि बीज अधिनियम कब लागू हुआ? 1966 में। ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि इसका संशोधन कब किया गया? 1900 कह रहे 2004 में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक एनएससी की स्थापना कब हुई और दूसरा भारत में बीज अधिनियम कब लागू हुआ। एक आता है एसएससी, फुल फॉर्म क्या पूछता है? एसएससी। क्यों भैया? एसएससी का पूरा क्या नाम क्या है? स्टेट सीड कारपोरेशन, स्टेट सीड कारपोरेशन। इतनी बातें समझ में आ गई कि पुनः बताऊं? चलिए, ये टैग का कलर और टैग की साइज याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंवले के रस को संरक्षित करने के लिए संरक्षित पदार्थ प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, एसिटिक एसिड, 65 से 70% शर्करा और सोडियम बेंजोएट। देखिए इसकी मात्रा कम रखी जाती है, ज्यादा ऑप्शन में ज्यादा दे दिया है। ठीक है, इसकी मात्रा जो है 25% रखी जाती है। इसका आंसर क्या होगा? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड इसका ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत प्रथम बार किसने प्रतिपादित किया? उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत प्रथम बार किसने प्रतिपादित किया? कंज्यूमर सरप्लस, इसको क्या कहा जाता है? कंज्यूमर सरप्लस का सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन है, मार्शल ने, क्विंस ने, एच गोसन ने, कार्ल मार्क्स ने। देखिए जो कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत है वो किसने दिया? अब कौन कौन क्या दिया है? इन्होंने दिया है उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत, मतलब कंज्यूमर सरप्लस का सिद्धांत किसने दिया? मार्शल ने दिया। क्विंस ने क्या दिया था? क्विंस ने कहा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट, संपूर्ण रोजगार का सिद्धांत। क्या दिया था? संपूर्ण रोजगार का सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत इन्होंने दिया था। फुल एम्प्लॉयमेंट थियरी दिया था। अब दे रहा एच एस गोसन ने क्या दिया था? एच एस गोसन ने क्या दिया था? उन्होंने दिया था उपयोगिता का सिद्धांत, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी थियरी दिया था। इन्होंने क्या दिया था? मार्जिनल यूटिलिटी का सिद्धांत दिया था। और उपयोगिता का सिद्धांत, इसको क्या कहा जाता है? उपयोगिता, उपयोगिता का सिद्धांत, बहुत सिद्धांत दिया था। कार्ल मार्क्स, इन्होंने क्या दिया था? इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इंपॉर्टेंट सभी हैं, ये इंपॉर्टेंट। इन्होंने दिया था ऐतिहासिक भौतिकवाद। क्या दिया था? ऐतिहासिक भौतिकवाद।
सिद्धांत दिया था, भौतिकवाद सिद्धांत दिया था, सिद्धांत दिया था। दूसरा काम, दूसरी थियरी क्या दिए थे कार्ल मार्क्स ने? इन्होंने दिया था क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष की थियरी दी थी। क्या दिया था? वर्ग संघर्ष सिद्धांत दिया था। दार्शनिक थे। और तीसरा इन्होंने क्या दिया था? देखिए, इसमें सबके बारे में जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। पूंजीवाद की आलोचना इन्होंने की थी। क्या की थी? पूंजीवाद की आलोचना किए थे। अब जब चारों ऑप्शन की जानकारी आपको होगी, जब सब आप जानते रहेंगे तभी क्वेश्चन हल कर पाएंगे, वरना क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाएंगे। कह रहा है कि उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत प्रथम बार किसने प्रतिपादित किया? किसने किया था? मार्क्स ने किया था। आ जाएगा कि संपूर्ण रोजगार का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? क्विंस ने दिया था। आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी या उपयोगिता का सिद्धांत किसने दिया था? एच गोसन ने दिया था। कार्ल मार्क्स ने क्या दिया था? ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, पूंजीवाद की आलोचना की थी इन्होंने। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है राजकिरण किसकी निमेटोड प्रतिरोधी प्रजाति है? देखिए, कह रहा जौ की है, गेहूं की है, राई की है, टमाटर की है। ना तो ये देखिए ना तो ये टमाटर की है, ना ही ये राई की है, ना ही ये गेहूं की है। ये किसकी है? जौ की। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि क्वेश्चन कई बार ये आपसे पूछा गया है कि राजकिरण किसकी निमेटोड प्रतिरोधी प्रजाति है? तो राजकिरण जो है जौ की निमेटोड प्रतिरोधी राजकिरण जो है जौ की निमेटोड प्रतिरोधी प्रजाति है। किसकी है? जौ की। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो जौ की हो गई, अब गुरुजी ये भी तो बता देते कि ये गेहूं में कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो निमेटोड प्रतिरोधी हैं। क्यों भैया? WH711, HD 2967, ठीक है। WH711 और कौन है? HD, क्यों? HD 2967। इसने धूम मचाया पूरे उत्तर प्रदेश में, जान रहे हैं कि नहीं? अब खेती बाड़ी से मतलब नहीं होगा तो आपको क्या पता होगा। और राई, सरसों में कौन आती? एसेंट गाड़ी एक आती ना हुंडई की, उसी से याद कर लीजिएगा। उसमें तेल पड़ेगा तभी एसेंट चलेगी, तो तेल अर्थात सरसों, ठीक है। राई, एसेंट जो है एक प्रजाति है उसकी। और एथलीट, जब तेल लगा के तभी तो दौड़ भाग करेंगे आप। एसेंट और एथलीट। एसेंट दूसरी कौन है? एथलीट। ये दो प्रजातियां हैं। आपका ध्यान किधर है? ये दो प्रजातियां किसकी हैं? राई की है। टमाटर की कौन है? हिसार ललित। क्या है उसका नाम? हिसार ललित। ये किसकी प्रजाति है? टमाटर की। और इसको जो है, जो जौ की है, उसको RD 378 भी कहा जाता है, 87, RD 387 भी कहा जाता है इसको।
अगर कभी कभी क्या करेगी, राज किरण दे के क्या कर देगी, RD 387 लिख देगी, उसी में घूमते रहेंगे आप। ठीक है, तो क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि चारों ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप क्या लगाएंगे, तुक्का फिकेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या भैया, ये देखिए गलत लिखा है, ये पृष्ठों का नहीं पशुओं का होगा। क्या होगा, ये किसका एरर है, ये टाइप का एरर है। चलिए, ये टाइप एरर, यहां क्या होगा, पशुओं होगा। ठीक है, कह रहा है पशुओं का खुरपका एवं मुंहपका रोग के द्वारा होता है, मतलब पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है, पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग जो है वो किसके द्वारा होता है, कह रहा है विषाणु के द्वारा होता है, या जीवाणु के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, कि शैवाल के द्वारा होता है। FMD इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, FMD, FMD के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, और खुरपका मुंहपका बहुत इंपॉर्टेंट है, फूट एंड माउथ डिजीज, FMD, फूट एंड माउथ डिजीज। किसको, क्यों, तो क्या करें, फूट FMD, फूट एंड माउथ डिजीज जो है, इसके द्वारा क्या होता है, ये किसके द्वारा होता है पूछ रहा है, खुरपका और मुंहपका रोग, ये वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। और कौन सा रोग इसके द्वारा होता है, रेबीज होता है। वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं जान लीजिए, ये FMD होता है, और क्या होता है, रेबीज होता है। और इसके बैक्टीरिया जीवाणु द्वारा क्या होता है, जो जीवाणु है उसके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, TB होती है ना, और क्या होता है, ब्लैक क्वार्टर होता है, ब्लैक क्वार्टर होता है, जब हेमेरेजिक सेप्टिसीमिया होती है। ये सब रोग किसके द्वारा होता है, इसके द्वारा होता है। कवक के द्वारा क्या होते हैं, रिंगवर्म होता है ना, दांत खाद रिंगवर्म होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आता है कि FMD का मतलब नियंत्रण कब तक कर लेना है, ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सरकार की ये 100% जो है केंद्र सरकार द्वारा अनुदानित योजना है, इसमें जो टीकाकरण होता है ना, ये 100% इसका पूरा भार कौन सहन करता है, खर्च केंद्र सरकार। तो FMD जो है 2025 तक इसको क्या करना है, नियंत्रित करना है। ठीक है, और 2030 तक इसको क्या करना है, उन्मूलन कर देना, मतलब समाप्त। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि FMD का नियंत्रण किस वर्ष तक, क्योंकि ये 2025 इसका वर्ष है। ठीक है, 2025 इसका वर्ष है, ये पूछ लेगा। दूसरा पूछ लेगा कि इसकी समाप्ति मतलब पूर्ण उन्मूलन कब किया जाएगा, तो पूर्ण उन्मूलन कब हो जाएगा, सरकार का क्या टारगेट है, 2030 तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये ऊपर क्यों भाग रहा है, चलिए ठीक। कह रहा पायरिल्ला कीट में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं,
ये जो इंसेक्ट हैं, कुछ पारिल्ला कह रहा है चुभाने एवं चूसने वाले होते हैं क्या इसमें? ये जो मुख है ना कीटों के, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जो जिस फसल को काट सकता है, जिस टाइप का होता है उसी तरह का वो नुकसान पहुंचाता है। कुछ काटने वाले होते हैं, कुछ क्या होते हैं, चूसने वाले होते हैं। जैसे आप शहद में जानते हो कि वो मतलब जो पराग लाती हैं मधुमक्खियाँ, तो वो चाटने वाले होंगे तभी तो चाट के लेके आएगी यहाँ ना। वो चाटने वाले टाइप के होते हैं मधुमक्खी में, ठीक है। जो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, मतलब जो मुखांग है ये पायरिल्ला के, वो किस टाइप के होते हैं? ये होते हैं चुभाने और चूसने वाले। तो चुभाने और चूसने वाले किसमें होते हैं? पायरिल्ला में होते हैं, बग में होता है, एफिड में होता है, जैसिड में होता है, ठीक है। किसमें होता है? कहाँ कहाँ होता है? किन किन इंसेक्टों में होता है? पायरिल्ला में होगा, एसिड में, बग में होगा, और एफिड में होगा, जैसिड में होगा, थ्रिप्स में होगा। चूसने वाले टाइप के इसमें पाए जाते हैं। और काटने वाले, चबाने वाले जो टिड्डे में पाए जाते हैं। किसमें पाया जाता है? टिड्डा में पाया जाता है, इल्ली में पाया जाता है, बीटल में पाया जाता है, दीमक में पाया जाता है, कटवर्म में पाया जाता है। चबाने एवं चाटने वाले ये किसमें पाए जाएंगे? मधुमक्खी में। किसमें पाए जाएंगे? मधुमक्खी में पाए जाते हैं, ठीक है। लिखा है शोषकाकार, ये हिंदी एक अजीब से अजीब है, इसको सिफोनिंग टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? तितली में, तितली में पाया जाता है, ये तितली में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या था? चुभाने एवं चूसने वाले। चलिए, एक उर्वरक जो कि 3 आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, कह रहा है कि ऐसा कौन सा आवश्यक पोषक तत्व है जो तीनों को पूर्ति करता है? देखिए, डीएपी है, डीएपी है, इसमें क्या क्या पाया जाता है? एनपी के जो तत्व है उसमें एन पी के पाए जाते हैं। डीएपी में कितना पाया जाता है? 18% नाइट्रोजन और 46% ये पाया जाता है, ठीक है। 0 पोटास होता है। एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास में ना तो एन पाया जाता है ना ही पी पाया जाता है। 46% क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। कह रहा है एसएसपी, यही एसएसपी जो है एक ऐसा पोषक तत्व है जिसमें तीनों आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। एसओपी, इसमें नाइट्रोजन 0, ये 0, 50 से 52% तक क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये इनकी उपलब्धता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एसएसपी। चलिए, कह रहा भारत में सामुदायिक विकास परियोजना कब आरंभ हुई? 1952 में हुई थी। डायरेक्ट इसका आंसर जानिए। 1952 में 2 अक्टूबर 1952 को ये पहली ऐसी योजना है जो ग्रामीण विकास के लिए चलाई गई थी, ये चली थी। गई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन। पुरानी एलुवियम मृदा कहलाती है
जो पुरानी एलुवियल मृदा है वो क्या कहलाती है? चलिए, ये बांगर है, वर्टिसोल है, खादर है, एरिडीसोल है। जो पुरानी एलुवियल मृदा है इसका आंसर होगा, इसको क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। और बांगर की क्या विशेषता है? पहली विशेषता यह है कि यह नदी से बहुत दूर ऊंचे स्थानों पर, ऐसे स्थानों पर, ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है। वर्टिसोल ये काली मिट्टी है। ये कैसी मिट्टी है? काली मिट्टी है। इसमें माल्ट मोरिनोनाइट पाया जाता है। काली मिट्टी है, इसमें क्या पाया जाता है? माल्ट मोरिनो नाइट पाया जाता है, खनिज पाया जाता है इसमें। खादर यह नई मिट्टी है। यह जो है बाढ़ के साथ बनती है, नदी के या में मिलती है, रहती है, पास में रहती है। यह उपजाऊ होती है, बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है। एरिडीसोल ये शुष्क मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? शुष्क मृदा है। इसका आंसर क्या होगा? बांगर होगा। चलिए, अगर क्वेश्चन सही से हल करा रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हम लाइव आके इसको पढ़ाएंगे आपको। ठीक है। कह रहा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जून 1969 को, 19 जुलाई 1969 को, 19 अगस्त 1969 को, 2 अक्टूबर 1969 को। देखिए, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है, नेशनलाइजेशन, ये 2 चरण में हुआ था। पहला चरण क्या था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को। ठीक है। और दूसरा कब हुआ था? 15 अप्रैल 1980 को। इसमें 14 बैंक हुए थे नेशनलाइज, प्लस 6 और हुए। ये कब हुए? 15 अप्रैल 1980 को। ठीक है। 2 शिफ्ट में भारत में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। पहले जब हुआ था 19 जुलाई 1969 को, तो ये हुआ था 14 बैंकों का। 14 बैंक थे। इसमें कितने थे? 6 बैंक थे और कुछ प्राइवेट बैंक थे। और जिनका पहली बार नेशनलाइजेशन हुआ था, पूछता है कि उनकी पूंजी कितनी, सरकार को कितनी पूंजी चाहिए थी? 50 करोड़। 50 करोड़ जिनकी पूंजी थी, जिन बैंकों की, उनको नेशनलाइज किया जाता। किनके कार्यकाल में हुआ था? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में भारत में पहली बार बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एसबीआई कब स्थापित किया गया? 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को जो एसबीआई है उसका नेशनलाइजेशन हुआ था। आरबीआई कब स्थापित हुई? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों कब हुआ था। दूसरा ये है कि दूसरे चरण में बैंक कब नेशनलाइज हुए? 15 अप्रैल 1980। ये
6 बैंक हुए तो क्वेश्चन आता है। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है SBI कब जो स्थापित हुआ था, 1 जुलाई 1955 को। RBI की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। और जो बैंक पहली बार नेशनलाइज हुए थे उनकी पूंजी कितनी थी, उनकी पूंजी थी 50 करोड़ से अधिक जमा पूंजी। जमा पूंजी है, यहाँ जमा पूंजी भी पूछ लेगा, जमा पूंजी कितनी थी, जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। आता क्वेश्चन की RBI के वर्तमान समय में, RBI के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। ये IIT कानपुर से पढ़े हुए हैं संजय जी, संजय मल्होत्रा जी RBI के वर्तमान समय में गवर्नर है। क्वेश्चन आता है राइबोसोम का क्या अर्थ है। राइबोसोम क्या काम करता है, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन आया आग्नेय चट्टान का, आग्नेय चट्टान का आग्नेय चट्टान का उदाहरण है नाइट्स। ये ऑप्शन में गलत है, ग्रेनाइट्स होता है। ये क्या होगा, ग्रेनाइट्स होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट है। और ये जो है प्राथमिक तत्व है वो है, बाकी सब द्वितीयक है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये दोनों आग्नेय चट्टानें हैं। ग्रेनाइट और, ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, बेसाल्ट, बेसाल्ट ये सब कैसे हैं, आग्नेय चट्टानें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुकाजी बकरी की नस्ल है, लिखा है बर्बरी, जमुनापारी, मारवाड़ी, बैतूल। तो बर्बरी, जमुनापारी, मारवाड़ी, इसमें जो जमुनापारी है, एक मिनट, जमुनापारी है वो दुकाजी नस्ल है। इसका आंसर क्या होगा, जमुनापारी। तो साथियों आज के लिए इतना ही, हम क्लास को यहीं जो है क्वेश्चन आपका समाप्त करते हैं। बाकी कल फिर रेगुलर लाइव आके आपको पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।